सो आग फैली थी। सर्द सुर्ख लपेटे किसी अस्थि की जुबान की माने लपक लपक कर उसकी जाने बढ़ रही थी। वो वस में खड़ी थी और इतराफ में दारी की सूरत में अलाव भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था। उसके स्याह फ्रॉक का दामन चल रहा था। धुआं, सूख शोले, हराक्लीतीस की दाहिमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी, पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पे बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। गर्मी, उसे गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता सीना उससे दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी की तरफ देखे बाइक का दरवाज़ा पार कर गई। बगीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हरसू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पे कभी कभी चमकीली बिजली नुमादार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते। फिर अंधेरा छा जाता और दोनों बाजू सीने पे लपेटे उस बरसी बारिश में सड़क पे चलती जा रही थी। आसमान की थाल गोया उलट गई थी। बारिश तड़ातड़ गिरती उसको भिगो रही थी। उसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो उसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल पथरीली जमीन पे गिर गई। हथेलियां चिल गईं। घुटनों पे भी खराशें आईं। उससे हथेलियां झाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर थी। वो वापस बैठ गई, घुटनों के बल सड़क के वस में। पानी से उसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी लड्डू की सूरत चेहरे के अतराफ से चिपक गए थे। उसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पर्दे लब कपकपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वो वापस उस सफ़ेद महल तक आई थी। लिविंग रूम की अंगीठी में दो लकड़ियां जल रही थीं। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मध्यम से सर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसूदारी कर रखा था। जाते हुए उसे ये सब नहीं देखा था, मगर अब चौखट पर खड़ी हो देख रही थी। आयशे बड़े सोफे पर सर झुकाए बैठी सामने मेज पे रखे कागज पे पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पे उससे गर्दन मुड़ी। आओ बैठो। वो नरमी से कहती सोफे की एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज रोल करने लगी। ये आग बुझा दो। वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो उसकी आवाज़ बुयूक अदा की बारिश की तरह गिली थी। आयशे बिना तरद्दुद की उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सूख रह गए जो दरअसल हीटर की रॉड थे। जिससे भड़कने वाली आग उस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं बढ़ती गोया असल लकड़ियां जल रही हों। अब आओ। अपनी बात दोहराकर आयशे रोल करके लपेटे कागज पे और रबर बैंड चढ़ाने लगी। वो मेकान के अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पे टिक गई। उसकी निगाहें बुझते अंगारों पे थीं जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है, मैं सबको कैसे फेस करूंगी। आतिशदान पे जमी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सरासीम की तह रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहली मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। आयशी ने कॉर्डलेस उसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी, मगर एक दफ़ा कोशिश कर लो। उसे कॉर्डलेस पकड़ते हुए आयशे को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी धमक रहा था। अब उसकी आंखें गहरी लग रही थीं, स्याही माइल गहरी। उसे वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहाँ 9-10 बज गए होंगे। घर का नंबर उसे जुबानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फ़ोन कान से लगाया। आयशा अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेट कर थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज़ सी। हेलो अम्मा, मैं हया। उसकी आवाज़ में आंसू की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फ़ोन ही नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें हो रही हैं आजकल पूरी फैमिली में, कभी किधर तो कभी किधर। इतनी मसरूफ़ रही कि रोज़ फ़ोन करना ही रह जाता था। अब्बा, अब्बा किधर? उससे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने ही बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापसी हुई है। अम्मा और भी बहुत कुछ कह रही थी। उसके सीने में अटकी सांसें बहाल हुई। दुखते सर में दर्द जरा कम हुआ। किसी को पता नहीं चला था। अम्मा से पुप्पो का नंबर लेकर उससे उन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कहकर गायब ही हो गई। मैं पहले इतनी परेशान रही, समझ नहीं आया क्या करूं। जिहान को पूरी रात सख्त बुखार रहा, उसको भी नहीं उठा सकती थी।
तुम्हारे दोनों नंबर्स ही बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो वो जो फ़लस्तीनी लड़का है ना, मुतसिमुल मुर्तज़ा, हाँ वही, उससे बताया कि तुमने अपनी होस्ट आंटी के घर रुकना था। मुझे बता तो दिया होता है। वो फिक्रमंद सी थी। ओह मुतसिम, वो उस पजल में इतना उलझा हुआ था कि उसकी समझ में ही नहीं आया था कि आया ने पुप्पो के घर रुकना है या होस्ट आंटी की तरफ। उनकी तसल्ली तशफ़ी करवाकर पर्स में पानी जाने से दोनों फ़ोन खराब होने की यकीन दहानी करवाकर जब उससे फ़ोन बंद किया तो आयशे उसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हारे अपने साथ जंगल ले चलेंगे। चलोगी ना? हाँ चलूंगी। वो जरा सा मुस्कुराई। उसके बालों के सिरों से कतरे अभी तक टपक रहे थे। आग से मत डरा करो। आग से उसे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? उससे हैरान निगाहों से आयशे का चेहरा देखा। ज़हन के पर्दे पे एक वीडियो लहराई थी और उसके नीचे लिखे कमेंट्स। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है। और तुमसे बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शोहर को नहीं छोड़ा। तुमने वफा निभाई। इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशे। हम में बहुत फ़र्क है। चलो फिर तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और इंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज़्यादा अच्छी है। साथ ही उससे मुस्कुराकर नरमी से हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। उससे फिक्र अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहारे मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन है। आने तुर्क है मगर उनका शोहर इंडियन था। आने अब्दुल रहमान पाशा की माँ है। हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुल रहमान तुम्हारा चचा लगा? वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराई। चचा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरा और बहारे का चचा है, ना ही महरम है। अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। उससे वाकई नींद की जरूरत थी। आयशी ने कहा था कि वो इस सफ़ेद महल की मालकिन है, इसलिए वो इधर रुक गई थी। ज़हनी और जिस्मानी तौर पे वो कतई इतनी सेहतयाब नहीं थी कि वो वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। उसे कोई सहारा चाहिए था और उससे इन 3 औरतों को अपना सहारा बना लिया। आने आजकल इस्तांबुल गई हुई थी और पीछे घर में सिर्फ वो 2 बहनें उसके साथ थीं। सुबह उसे आयशे का लाया हुआ लिबास सिफ्तन किया, पूरी आस्तीनों वाली पोंको छूटी ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बंद था और जगह जगह सफ़ेद नन्हे नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे की एक तरफ डाले, वो दोनों पहलुओं से मैक्सी जरा सी उठाए लकड़ी की सीने उतर रही थी। जब उससे आयशे की आवाज़ सुनी, वो नीचे अपने बेडरूम के अधखुले दरवाजे से कंबल तय करते हुए बहारे को आवाज़ें देती नजर आ रही थी। बहारे कुल उठ जाओ, और कितना सोगी? फिर उसे स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज पे लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट और आयशे। कंबल से बहारे की आवाज़ आई। हमारी उम्मत की सुबह के कामों में बरकत होती है बहारे। जो अली सुबह रोज़ी की तलाश में निकलते हैं उनका रिस्क बढ़ता है, जो बढ़ते हैं उनका इल्म बढ़ता है, और जो सोते रहते हैं उनकी नींद बढ़ जाती है और फिर सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुंह बसोरती कंबल पहनकर उठ खड़ी हुई। आयशे उसका कंबल भी तय करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफ़ीर की मम्मी की तरफ जाएंगे। मुझे ज़रा काम था उनसे, ठीक है ना? आयशे ने तायद की चाही। श्योर। उससे शाने उचका दिए। खुद को उन दोनों बहनों की रहमो करम पे छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशे बग्घी के संदूक में चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीज़ें बनाकर बाजार बेचते हैं। इतने बड़े घर की मालकिन को बड़ी बनने की क्या ज़रूरत है? वो बग्घी में चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली थी। हया सुलेमान, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। हम बहुत महंगी चीज़ें बनाते हैं। वो हंसकर कहते हुए अंदर बैठ गई। वो दोनों अतराफ में थी और बहारें उनके दरमियान। बग्घी अब बंगलों से घिरी सड़क पे दौड़ने लगी थी। घोड़े की टापों की आवाज़ सारे माहौल में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वहीं मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहाँ तुम एक दफ़ा आई थी। हाँ मुझे याद है।
मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली थी। बहारी के चेहरे पे बार बार उसके बाल उड़कर आ रहे थे, मगर बहारी बुरा माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोश सी बैठी थी। उसके घुंघराले पूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ उस दिन कोई था? आयशे ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फिर उस स्कार्फ में उसकी पूरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थीं। हाँ, वो मेरा कज़न है, और शोहर भी। अच्छा था। आयशे मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन जरा सा मुस्कुराई। इस पल उसे वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था। शेख उस्मान शबीर का बंगला प्यूक अदा के दूसरे बंगलों की निस्बत जरा सादा था। एक बड़े कमरे में जहाँ फर्शी नशिस्त थी, हलीमा आंटी उनका इंतजार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज पे बड़ा सा दुपट्टा चेहरे की गिर्द लपेटे वो पहली ही नज़र में उसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशे कालीन पे उनके सामने दो सानू होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज थी जिस पे आयशे ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारी एक तरफ बैठ गई। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम हया को साथ लाई हो। वो मुस्कुराकर आयशे के हाथ की पुष्प स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई, फिर बहारी के करीब बहुत धीमी से सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना। आज आयशे अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना, आंटी इसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। उससे बेयकीनी से बहारी को देखा और फिर कदरे फासले पर बैठी आयशे और हलीमा आंटी को वो उसके हाथ की पुष्प भी कुछ लगा रही थी। आयशे की जानिब उसकी कमर थी, सो वो ठीक से नहीं देख सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद आयशे उठी तो उसके हाथ की पुष्प पे एक गोल सुर्ख सा निशान बना था। वो यकटक उसके हाथ को देखे गई। ये क्या? उसे नासमझी से आयशे को देखा। बहुत अरसा हो गया, मैंने कपिंग नहीं करवाई थी, सोचा आज करवा लूं। तुमने करवाई है थेरेपी? उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए लाशोरी तौर पे अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तो सीधा निगाहों से आयशे के हाथ को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो उधर फरिश्तों ने उन्हें हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी वो कपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इसमें बड़ा सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बाहर गुल बाहर बाग से फूल तोड़ लें। वो दोनों बाहर चली गईं तो वो कतरे हिचकिचाते हुए उठकर उनके सामने आ बैठी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर उसे देखते हुए हाथ बढ़ाया तो बिला इरादा हया ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। तब उसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीज़ों से दूर हो सकती है। वो उनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी जिसकी पुष्प पे वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है। उसे उदासी से कहते हुए नफी में सर झटका। खिड़की से छनकर आती सुबह की रोशनी उसके चेहरों पे पड़े इल्लू को वासिया कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने दम तोड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद उसे छोड़ जाती। बाइस चीज़ें हमें नागवार लगती हैं, मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच जाती मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से उसका घर छूट जाता, वो तुम्हारे आसरे पर आ पड़ती और तुम्हें सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद मात ये कर पाती, फिर तंग आकर खुद ही उसको छोड़ देती। बाज सफ़ा मौत में भी एक रिलीफ होता है। वो उसके हाथ की पुष्प पे जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी। मगर मैंने उसे अल्लाह से वैसा ही मांगा था जैसी वो थी। वो तुम्हें अगले जहान में उसे वैसा ही वापस कर देगा और वही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। और हसान से कहते हुए अब एक शीशे का कप जिसके पेंदे पे कोई आला लगा था उल्टा करके उसकी हथेली की पुष्पे रख रही थी। मगर मैं उस गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है? गम? सर झुकाए उल्टे रखे कप को दबाते हुए उन्होंने नफे में गर्दन हिलाई। हम मरने वाले के लिए थोड़ी रोते हैं बच्चे, मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। हम सब तो अपने नुकसान पे रोते हैं। हमारा गम तो बस यही होता है कि वो हमें अकेला छोड़कर चला गया। वो डुबडुबाई आंखों से उसे देख के गई। उसे अपने हाथ पे कप का दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वो चंद लम्हे के लिए हर शहर से दूर चली गई थी। मेरी जिंदगी में इतने मसले क्यों हैं हलीमा आंटी? तुम्हें लगता है हया कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में मसले हैं, बाकी सब खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं बच्चे,
यहाँ तो हर शख्स सुखी है, हर एक का दिल टूटा हुआ है। सबको किसी एक चीज़ की तलब है। किसी को माल चाहिए, किसी को औलाद, किसी को सेहत तो किसी को रुतबा। कोई एक महबूब शख्स या कोई एक महबूब चीज़, बस यही एक मसला है हमारी ज़िंदगी में। हम सबको एक शय की तमन्ना है, वही हमारी दुआओं का मौजू होती है और वो हमें नहीं मिल रही होती। वही चीज़ हमारे आसपास के लोगों को बेहद आसानी से मिल जाती है और हम उन पे रक्श करते रह जाते हैं, ये जाने बगैर कि उन लोगों की हाथ समन्ना वो चीज़ है ही नहीं। वो तो किसी और चीज़ की दुआएं करते रहते हैं। यूं हम उस एक शय के लिए इतना रोते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी पे हावी हो जाती है और ये शय वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती रहती है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मस्से आए होंगे। लम्हे भर को अपने सारे मस्से याद करो। उससे आंखें बंद कर लीं। वो अब कप हटाकर उस गोल निशान के अंदर मौजूद जिल्द में नश्तर की सुई से कट लगा रही थी। उसे तकलीफ नहीं हुई, वो कुछ और याद कर रही थी। सफ़ेद फूल, शरीफों का मुशरा की वीडियो, इरम के रिश्ते के लिए आए लड़के का उन्हें पहचान जाना, वलीद की बदतमीज़ी, तुर्की का वीज़ा न मिलना, फिर यहाँ आकर फूलों का सिलसिला, उसका पयूक अदा में कैद हो जाना, फिर उसका अगवा और आग का वो भड़कता अलाव। उससे आंखें खोल दी। उसकी हथेली की पुष्प पे खून के नन्हे नन्हे कतरे नुमादार हो रहे थे। हलीमा आंटी ने कप वापस हथेली पे रखकर दबाते हुए उसको देखा। अब बताओ, इन मसलों का क्या बना? क्या बना? वो गायब दमागी से कप को देख रही थी। ऊपर लगा शक्कर अंदर से खून खींच रहा था। शीशे का कप सुर्ख होने लगा था। मैं तुम्हें बताऊं इन मसलों का क्या बना? वो मसले हल हो गए। सारे मसले एक एक करके हल होते हैं, मगर नए मसलों ने तुम्हें इतना उलझा दिया कि तुम्हारे पास उन भूले फुसरे मसलों से निकलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त ही नहीं रहा। वो बेयकीनी सुने देख रही थी। वाकई उसके वो सारे मसले तो हल हो गए थे। उससे कभी सोचा ही नहीं। हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब वो तबाही की दाने पे खड़ा होता है और उसके राज खुलने वाले होते हैं। और उस वक्त जब वो खौफ के कोहे दूर तले खड़ा कपकपा रहा होता है तो अल्लाह उसे बचा लेता है। ये अल्लाह ताला का एहसान है और उसे अपना एक एक एहसान याद है। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। तुम अपने हल हुए मसलों के लिए उसका शुक्र अदा किया करो। जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे मसले हल करता आया है वो आगे भी कर देगा। तुम वही करो जो वो कहता है, फिर वो वही करेगा जो तुम कहती हो। फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, मगर तब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कप का शीशा सुर्ख हो चुका था। उसमें ऊपर तक खून भरता जा रहा था। मेरा लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। मैं इन चीज़ों से खुद को रिलेट नहीं कर पाती। लंबी लंबी नमाजें, तस्बीहात, ये सब नहीं होता मुझसे। मैं ज़ुबान पे आए तंज को नहीं रोक सकती। मैं आयशे कुल की तरह कभी नहीं बन सकती। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर आ गई हूँ। दूर हमेशा हम आते हैं, अल्लाह वही है जहाँ पहले था। फासला हम पैदा करते हैं और इसको मिटाना भी हमें होता है। उन्होंने खून से भरा कप सीधा करके एक तरफ रखा और टिश्यू से उसका हाथ साफ किया। हाथ की पुष्प गोल दायरे में जगह हाथ से ऊंची उभर गई थी, किसी बेकशुदा केक की तरह जिसका दरमियान किनारों से ज़्यादा ऊंचा उभर जाता है। हलीमा आंटी, क्या मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे? पहले जिससे हल किए थे वो अब भी हल कर देगा हया। लोग कहते हैं ज़िंदगी में ये ज़रूरी है और वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें बताऊं, ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। ना माल, ना औलाद, ना रुतबा, ना लोगों की मोहब्बत। बस आप होने चाहिए और आपका अल्लाह ताला से एक हर पल बढ़ता ताल्लुक़ होना चाहिए। बाकी ये मस्से तो बादल की तरह होते हैं। जहाज़ की खिड़की से कभी नीचे तैरता कोई बादल देखा है? ऊपर से देखो तो कितना बेजार लगता है, मगर जो उस बादल तले खड़ा होता है ना, उसका पूरा आसमान बादल ढांप लेता है और वो समझता है कि रोशनी ख़त्म हो गई और दुनिया तारीक हो गई। गम भी ऐसे होते हैं, जब ज़िंदगी पे छाते हैं तो सब तारीक लगता है, लेकिन अगर तुम उस ज़मीन से ऊपर उठकर आसमान से पूरा मंजर देखो, तुम जानोगी ये तो एक नन्हा सा टुकड़ा है जो भी हट जाएगा। अगर ये स्याह बादल ज़िंदगी पे ना छाए ना हया, तो हमारी ज़िंदगी में रहमत की कोई बारिश ना हो। उन्होंने तेल लगाकर उसका हाथ साफ कर दिया था। उससे हाथ चेहरे के करीब ले जाकर देखा। मैं इतना जली हूँ आंटी कि मुझे लगता है मेरा दिल ही मर गया है। जलना तो पड़ता है बच्चे, जले बगैर कभी सोना कुंदन नहीं बनता। उनकी बात पे वो आसूदी से मुस्कुराई।
ये अभी ठीक हो जाएगा और तुम भी ठीक हो जाओगी। थैंक यू आंटी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी बात, क्या ये इत्तेफाक था कि उस्मान अंकल और हम एक ही फ्लाइट में आए थे? इस दुनिया में इत्तेफाक कम ही होते हैं। मेरा ख्याल है उस्मान को अब्दुल रहमान ने ऐसा कहा था। वो समझकर सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। कभी उसे लगता उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ बादशाह ने दी है, और कभी लगता कि उसके एहसान उसकी दी की हैसियत से ज्यादा है। बग्गी सड़क पे रवां दवा थी। रात की बारिश अब सूख चुकी थी और हर जगह निकली निकली धूली धुलाई लग रही थी। सबसा हवा सुरमाई सड़क, वो छोटा सा जजीरा जन्नत का टुकड़ा लगता था। वो बग्गी की खिड़की से बाहर देखती उन बातों को सोच रही थी जो हलीमा आंटी ने उससे कही थी। आयशे, उसे कुछ कहने के लिए गर्दन उन दोनों की तरफ फिरी तो एकदम ठहर गई। दरम्यान में बैठी बहारें अपने गुलाबी पर्स से कुछ निकाल रही थी। हया बिल्कुल साकित सांस रोके उसे देखी गई। हया का भूरे रंग का लकड़ी का पजल बॉक्स था। बहारे, ये तुमने कहाँ से लिया? वो बिना पलक झपके उस बॉक्स को देख रही थी। ये मुझे अब्दुल रहमान ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इससे मेरा गिफ्ट है, मगर अभी ये मुझसे नहीं खुला है। वो मायूसी से बताती उसकी स्लाइड पे उंगली फेर रही थी जिससे 5 हर्फ बने थे। बॉक्स के ऊपर ढक्कन की किताबें अंग्रेजी में एक लंबी सी नज़म खुदी थी। ये हया का बॉक्स नहीं था, मगर ये बिल्कुल उस जैसा था। ये उससे कहाँ से लिया? हमसे ही लिया था। आयशा ने बताया नहीं, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर ये पजल बॉक्सेस तो बनाते हैं। बहुत महंगे बिकते हैं ये। इनमें 5 लेटर कोड लगता है जिसके बगैर ये नहीं खुलते। आयशा मुस्कुराती हुई बहारी की बातें सुन रही थी। सुनो, वो बहुत देर बाद बोली। उसकी निगाहें अभी तक उस बॉक्स पर थीं। तुमने कभी कोई ऐसा बॉक्स बनाया है जिसमें 6 हरूफ का कोड हो? वो दोनों एकदम चौंकी। हाँ, मैंने बनाया था। किसके लिए? वो बेचैनी से बोली। अब्दुल रहमान का कोई मुलाजिम था, उससे 6 हुर्फी कोड का ऑर्डर दिया था तो मैंने बना दिया। महीना पहले की बात है। वो सोचकर बताने लगी। तो उसका कोड तुमने ही रखा होगा, तुम्हें वो याद है? याद? आयशे सर छीम कर हंसी। 6 हुरूफ का कोई लफ्ज जहन में नहीं आ रहा था तो मैंने उसका कोड आयशे रख दिया। आयशे में 6 हुरूफ होते हैं ना। तुर्की में आयशे को ऐसे लिखते हैं क्या? उससे अचंभे से पूछा। नहीं नहीं, तुर्की में आयशे को लिखते हैं, मगर ये बॉक्स अंग्रेजी हुर्फ तहजी में था, इसे अंग्रेजी में लिखा। जो शख्स ये तुमसे खरीदने आया था उसको जानती हो तुम? चंद लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद वो ज़रा सोचकर पूछने लगी। मैं उसका नाम तो नहीं जानती, मगर वो ऊंचे कद का हबशी था और उसके घुंघराले बाल थे। अच्छा। हया ने बहारी को उसका पजल बॉक्स वापस कर दिया। अब वो अपने पजल बॉक्स के बारे में सोच रही थी जो उसे कमरे में रखा था। अगर वही बॉक्स था जो आयशा ने बनाया था और उसे अब्दुल रहमान के किसी आदमी ने आयशा से खरीदा था, और कोई इम्कान था कि उसे वो डॉली के पास भिजवाया था, तो क्या अब्दुल रहमान इस बात से वाकिफ था, या फिर आयशा से खरीदने वाला शख्स ही डॉली था? क्योंकि डॉली भी तो पाशा का खानदानी मुलाजिम था। कुछ ऐसा ही बताया था ARP की माँ ने उसे। सुनो, क्या अब्दुल रहमान पाशा को मालूम है तुमने उसके किसी मुलाजिम के लिए बॉक्स बनाया है? हया, मुझसे बहुत से लोग पजल बॉक्सेस खरीदते हैं। मैं हर एक की खबर अब्दुल रहमान को नहीं करती, और उससे तो मुझे अब्दुल रहमान को बताने से मना किया था। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उससे सिर्फ अब्दुल रहमान को बताने से मना किया था। आयशा जरा सा मुस्कुराकर बोली। हया ने इस बात में गर्दन हिला दी और बाहर देखने लगी। बग्गी उस पल खाती सड़क पे ऊपर चढ़ रही थी। वहाँ दोनों अतराफ में सरसब्ज ऊंचे दरख्त थे। मरी में अमूमन सड़क की एक जानिब ऐसे ऊंचे दरख्त होते हैं और दूसरी जानिब खाई, मगर यहाँ दोनों जानिब ही घना जंगल था। फिर आखिर एक जगह बग्गीबान ने बग्गी रोक दी। आयशा नीचे उतरी और बग्गी के पीछे संदूक से औजारों का भारी थैला निकाला। हया और बहारी भी उसके पीछे उतर आईं। अब आगे उन्होंने पैदल चलना था। तुम चल लोगी? आयशा ने थैला उठाते हुए जरा फिक्रमंदी से उसे देखा। हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। उससे धीमी मुस्कुराहट के साथ आयशा को तसल्ली दी। बहारी सबसे आगे उछलती कूदती जरा लहक लहक कर कुछ गाती चल रही थी। कायनात वो है जिसे तूने बनाया, और सीधा रास्ता वो है जिसे तूने दिखाया। बस तो कदमों को फेर दे अपनी रज़ा की तरफ, ए बुलंदियों की रब। वो एक अरबी गीत गुनगुनाती इधर उधर पौधों पे हाथ मारती चल रही थी। आयशा उसके हक में थी और सबसे पीछे हया थी, जो अपने सफ़ेद मैक्सी को दोनों पहलुओं से उठाए सेज सेज पत्थरों पे पाँव रख रही थी। वहाँ हर सू सुख सनोबर
बबूल के दरख्त थे, कुछ ऐसे दरख्त भी थे जिसको वो नहीं पहचानती थी। सुर्ख और जामुनी फूलों की झाड़ियाँ भी जा बजा थीं। जंगल में काफ़ी आगे जाकर आयशा एक जगह रुकी। वहाँ एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। उसे थैला ज़मीन पे रखा और अंदर से कुल्हाड़ी निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को होले होले झुला रही थी। हया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशा को कटे हुए तने पर कुल्हाड़े से सरबे मारते देखती रही। उसकी इतने दिनों की थकन, नकाहत और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का और ताज़ा दम महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारी भी उसके साथ आकर बैठ गई। हया के बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे को छूने लगे। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से उनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं हया। उससे गर्दन सरा से मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारी को देखा। वो बहुत महवियत से उसके बालों पे हाथ ऊपर से नीचे फेर रही थी। मेरा भी दिल चाहता है मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हो और मैं उन्हें ऐसे ही खोलूं, मगर जोश से कहते कहते उसका चेहरा बुझ सा गया। मगर आयशा कहती हैं अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। बाहरी की बात पर उससे एक नजर आयशा को देखा, जो कोट की आसीन मोड़े रुकू में झुकी लकड़ी पे कुल्हाड़ मार रही थी। हर ज़र्ब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पर आया पसीना आसीन से पूछकर फिर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती है? नहीं, वो कहती है बहारे तुम्हारी मर्जी, जब तुम में हया न रहे तो तुम जो जी चाहे करो। उससे आयशा के हकवी भरे अंदाज की नकल करके दिखाई। तुम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आयशा की बात मानती हो? नहीं, पहले अब्दुल रहमान की, फिर आयशा की। तुम अब्दुल रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारे। वो अपनी हैरत को छुपाते हुए सवाल करने लगी। क्या ये बहनें अब्दुल रहमान की शोहरत नहीं जानती? ये उसे लोगों से ज्यादा जानती हैं। बहुत ज्यादा, वो है ही इतना अच्छा। वो उसके बालों को हाथ में लिए बहुत मोहब्बत से कह रही थी। हया ने अपने खुले बालों को देखा। वो भी बहारे की नफासत से बंधी घुंघराली पोनी। मैं बाल बांध लूं बहारे, मुझे हवा तंग कर रही है। उससे जैसे खुद को वसाहत दी कि वो आयशा की अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर नहीं ले रही, हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं, मेरे पास फालतू पोनी है। उससे अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर झट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला। आया ने जरा सा रुख मोड़ लिया। बहारे उसकी पुष्प घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नर्म हाथों से उसके बाल समेटने लगी। आया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियां तुम्हारी तरह खूबसूरत होती होंगी हया, है ना? वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाती उसकी एक ढीली सी चोटी बना रही थी। बैंड बांध कर उसे चोटी हया के कंधे पे आगे को डाल दी। हया ने अपनी मोटी स्याह चोटी पे हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर ममनूनियत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहती हैं मैं इतनी खूबसूरत ना लगती। अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पे इतनी मेहनत ना करती, तुम्हारा और आयशा का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बच पाते। दोस्त किस लिए होते हैं? बहारी ने मुस्कुरा कर शाने उचकाए। उससे और आयशा ने किन चोखों से उसके बालों से वैक्स उतारी थी, ये रोदाद बहारे उसे सुना चुकी थी। वैक्स बाल साया तब करती अगर खींच कर उतारी जाती, जबकि उन्होंने उसे पिघला कर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स सिखाओ, मैं उसकी पहेली देखूं। बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकालकर उसे थमाया। उसका गुलाबी बैग एक संभील था जिसमें हर शय मौजूद होती थी। बहारे, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशा ने हाथ रोककर रुको में झुके झुके सर उठाकर हफीज से अपनी बहन को देखा। ओ हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पे हाथ मारती उठी, बड़े थैले में से खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती उदकती आगे भाग गई। आयशा वापस काम में मसरूफ हो गई। हया सर तने से टकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी। उसके ढक्कन पे अंग्रेजी में चंद फिक्रे खुदे थे जो शायद एक नज़म थी। A creamy eye in silver chest sleeps in a salty depth, races from a prison green, shines as its veil is slain। पजल बॉक्स के कोट बार में 5 चौकटे बने थे। अया ने 3-4 दफ़ा उस नज़म को पढ़ा तो उसे वो 5 उर्फी लफ्ज़ समझ में आ गया जो इस बॉक्स की कुंजी था। पहेली आसान थी, मगर जाहिर है वो बहारी को जवाब नहीं बता सकती थी। वो बहारी का तोहफा था और वो उसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता था ये नज़में, ये पहेलियाँ? बॉक्स गोद में रखी उससे आंखें मूंदी। उसके जिस्म का सारा दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। हर सू मीठी नींद थी।
बहुत दिनों बाद उस पे सुकून सा छा रहा था। वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल हुए मसलों को याद करती। कब सो गई उसे पता नहीं चला।